नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे माहौल में भी रंग बिरंगा रंगीनियां हैं। विदेशी नया साल कहने वाले चाहें तो इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और ना भी चाहें तो कल वो अलग अलग मंदिरों में जाकर नए साल की शुरुआत ज़रूर करेंगे। मैं इस पर आज वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक गुड न्यूज़ है। 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को बदल देगा। पूरी दुनिया खूबसूरती में नहा जाएगी और पूरी दुनिया में खुशहाली आ जाएगी। पूरी दुनिया से जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है उसकी ताकत कम होने जा रही है। और अगर मेरी भाषा में समझें तो डोनाल्ड ट्रंप के तौर पे अमेरिका को एक गोरबाचेव मिल गया है, जो उसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जो दादागिरी कायम हुई थी, सुप्रीमेसी कायम हुई थी, उसको खोने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इस पूरे एनालिसिस पे जाने से पहले इसमें बहुत सारे पहलू हैं। अर्थशास्त्र का पहलू है, इसमें वहाँ की जो विदेश नीति है उसका पहलू है, जो अंदरूनी नीतियाँ हैं उनका पहलू है, सामरिक नीतियों का पहलू, और सबसे ज़्यादा यह है कि भारत से जुड़ी हुई भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोशिश करूँगा ना हो। शुरू कर सकते हैं विवेक रामास्वामी और एलन मस्क के ताज़ा विवाद से। विवाद इस बात को लेकर के है कि H-1B वीज़ा अमेरिका लोगों को दे या ना दे। विवाद शुरू इस बात से हुआ है क्योंकि जिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, उन डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पे ये ऐलान किया था कि जो विदेशी कर्मचारी अमेरिका में आकर नौकरी करते हैं वो अमेरिका वालों की रोजी रोटी खा जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में सरकार इस तरह से करती है, दूसरी जगहों पे करते हैं। तो विदेशी लोग हमारी धरती पे कमाते हैं, इससे हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए हम इनको वो वाला वीजा नहीं देंगे। तो ये वीजा होता क्या है, पहले जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। ये कुछ वीजा नहीं होता है। जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो ये कहती हैं, जैसे हमको वीजा ये है कि हमको किसी देश में अगर जाना है और वहां जाने की हमको परमिशन चाहिए, तो उस देश में हम ऐसे तो घुस नहीं जाएंगे, तो वहां की सरकार अलाउ करती है। तो हर देश में दफ्तर होता है सरकार का एक, तो उस दफ्तर में जाता है आदमी, कहता है भैया हमको अब आपके देश में आना है, वीजा दे दीजिए, तो आप अनुमति दे दीजिए। तो वो जो अनुमति पत्र मिलता है वो वीजा है, किसी देश में जाने का अनुमति पत्र। और उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि भैया इतने दिन रह सकते हो, भैया घूमने जा रहे हो तो घूम के वापस आ जाना, भैया नौकरी करने आ रहे हो तो नौकरी करके वापस चले जाना। और कुछ ऐसा होता है माइग्रेशन का वीजा कि भैया हाँ परमानेंट नागरिक बनने आ जाओ। तो जो H-1B वीजा है, ये वीजा है वहां नौकरी करने का वीजा। आमतौर पे ये वीजा मिलता तो भारत के नागरिक को या दुनिया के किसी नागरिक को है जो वहां नौकरी करने जाता है, लेकिन ये वीजा वहां मिलता है, मांगता कौन है, उसका एम्प्लॉयर मांगता है। एम्प्लॉयर कहता है भैया हमारे को, हमारी कंपनी में हमने इन 30 लोगों का चयन किया है, इनको वीजा दे दो। तो भैया ठीक है, 2 साल के लिए वीजा दे दिया। अब इस बीच में अगर उसने नौकरी से निकाल दिया तो इनको कुछ समय मिलता है कि इस समय में आप दूसरी नौकरी ढूंढ लो, वरना जाओ वापस अपने देश। ये होता है H-1B वीजा। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस चक्कर में हम पूरी दुनिया से नौकरी करने के लिए लोग ले आते हैं। अब भारत के लोग जैसे हैं, दूसरे लोग हैं, ये बेचारे कम पैसे में नौकरी कर लेते हैं। अमेरिका वाले आराम परस्त अमीर लोग हैं, वो कम पैसे में नौकरी नहीं करते। तो ट्रंप का कहना है ये भारत से आके सस्ते में नौकरी करते हैं। जैसे दिल्ली में किसी समय में बिहारियों के लिए नफरत थी कि साहब ये आके सस्ते में नौकरी कर लेते हैं, इसलिए हमारे वालों को काम नहीं मिलता, तो इसलिए हम इनको वीजा नहीं देंगे। विवेक रामास्वामी भारत के हैं और ये दोनों ही ट्रंप की जो नीति निर्धारक टीम है उसके खास मेंबर हैं, और आप एलन मस्क भी। अब एलन मस्क और बाकी लोग जो अमेरिका वाले हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, राष्ट्रवाद जाग गया हमारे अंदर का, भारत वालों को ट्रंप अलाउ नहीं करो। ट्रंप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं थोड़ा थोड़ा अलाउ करूंगा।
विवेक रामास्वामी का कहना है कि भैया टैलेंटेड लोगों को तो आने देना पड़ेगा, वरना अमेरिका कैसे चलेगा। आप टैलेंट के बेसिस पे लोगों को वीजा दे दो। तो इससे एक बहस खड़ी हो गई है। अब जो बहस खड़ी हुई है उस पर कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक लाइन में बता देता हूं। सॉल्यूशन ये आ रहे हैं कि भैया जो बाहर से आ रहे हैं उनकी एक मिनिमम सैलरी फिक्स कर दो कि अगर इंडिया का आदमी लाओगे इतने रुपए तो आपको वेतन देने ही देना पड़ेगा कंपनियों को, ताकि कंपनियां उनका सस्ता फायदा उठाने के चक्कर में जो बाहर से लाती हैं फिर कहेंगी पहले अमेरिका वाले को नौकरी दे दो, पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। खैर, लेकिन इस नीति से ट्रंप की किस तरह से अमेरिका गड्ढे में जाने वाला है, ये पहली नीति बता रहा हूं। बहुत सारी नीतियां भी इस बीच में हम डिस्कस करेंगे। गड्ढे में ये जा रहा है कि अमेरिका के पास में जो सुप्रीमेसी है अब मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बची है। अमेरिका के पास सुप्रीमेसी है, मैं अभी बात कर रहा हूं केवल इंडस्ट्री की, वो है ज्ञान की सुप्रीमेसी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर, दूसरी चीजें, इन चीजों में इंडस्ट्री है। तो ये ज्ञान की है, ये नॉलेज की इंडस्ट्री है। तो नॉलेज की इंडस्ट्री में भारत के लोग, दुनिया भर के लोग जाके वहां योगदान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। अब अगर आप इनके लिए रास्ता बंद करते हैं तो भारत में जो लड़का आईआईटी पढ़ा हुआ है, जिसने आईआईएम में पढ़ाई की है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो यहां बैठ के इंजीनियर गोलगप्पे वाला तो खोलेगा नहीं। वो क्या करेगा, दूसरे देशों में जाएगा और उस सिचुएशन में दुनिया के बहुत सारे देश अमेरिका की चटनी बना सकते हैं। जैसे कि चीन एक बड़ा लीडर है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। सॉफ्टवेयर में चीन थोड़ा मात खाता है भाषागत कारणों से, अंग्रेजी का वहां कल्चर नहीं है। भारत के लोग या तो चीनी सीख सीख कर वहां जाने लग जाएंगे या चीनी कंपनियां इनको मौका देने लग जाएंगी। तो अमेरिका का जो एज है, सुप्रीमेसी है, वो खत्म होने जा रही है। इसलिए ये नीति जो है अमेरिका की आत्मघाती नीति है। एक ये पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं जिसके कारण अमेरिका को ट्रंप डुबोने जा रहे हैं। और ये छोटा मोटा काम नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट या एलन मस्क की कंपनी या आपकी आईबीएम, जितनी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, गूगल है, फेसबुक है, ये सब अगर अपने टेक्निकल हैंड खो देती हैं और इनका टैलेंट दूसरी जगह जाता है, तो जो भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको महान बनाता है वो दूसरी देशों को महान बनाने लगेगा। और अमेरिका की जो लीड है, ये दुनिया ऐसी है 2 मिनट में ऊपर नीचे होती है। एआई आते ही गूगल पे संकट आ गया। मैं इस पे वीडियो बना के आपको दूंगा 1-2 दिन में कि किस तरह से एआई सबको खत्म कर देगा, इंडिया टुडे को खत्म कर देगा, सबको, जो आज तक है, जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, यहां तक कि नॉकिंग न्यूज की साइट है, सबकी चटनी बना देगा। कैसे बनाएगा इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बहरहाल, दूसरा बिंदु है अमेरिका की सुप्रीमेसी करेंसी में। देखिए, ट्रंप जिस तरह की दादागिरी कर रहा है उसके कारण यह हो रहा है कि बहुत सारे दुनिया के देश आपस में यूनाइट हो रहे हैं। आधा काम बाइडेन ने कर दिया, रूस का उन्होंने बहिष्कार किया। रूस का बहिष्कार कह रहा हूं, सैंक्शन लगाए, जो भी किया एक तरह का बहिष्कारी है। और रूस ने ब्रिक्स देशों के माध्यम से ज्यादा मजबूत तरीके से खड़े होकर दिखा दिया और अमेरिका टापता रह गया। तो अमेरिका की ताकत क्या है? अमेरिका की ताकत यह है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई चीज रखी हो, सरल भाषा में समझा रहा हूं, उसको अगर कोई भी चीज पसंद आ जाए दुनिया की, भारत का गेहूं पसंद आ जाए या चीन की कार पसंद आ जाए, माइक्रोचिप पसंद आ जाए, वो एक कागज पे पर्ची लिख के देता है और वो चीज उसकी हो जाती है। कागज पे पर्ची मतलब डॉलर। अपने आरबीआई में जो उनका बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसमें वो $1 कागज का छापता है और उस डॉलर से वो जो चाहे खरीद सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा है। लेकिन इतनी खूबसूरत दिन अब अमेरिका के नहीं बचे हैं। कैसे? क्योंकि अब दूसरे देशों ने संगठन बना लिया है ब्रिक्स देशों की। आप जानते हैं कि एक समानांतर मुद्रा आ रही है। क्या हो रहा है इस दिशा में? जो देश हैं दुनिया के, उनके फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो हर देश के पास में कुछ डॉलर रखे रहते हैं जो फॉरेन रिजर्व होता है, और उसकी जरूरत उसको इसलिए होती है कि विदेशों से कोई चीज अगर मंगवाएंगे तो डॉलर चाहिए होगा। तो पूरी दुनिया में जो रिजर्व है डॉलर का, वो धीरे धीरे कर से
कम होता जा रहा है। लोग अपने पास अब डॉलर नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स और सहयोगी देश जैसे बहुत सारे दुनिया के देशों ने एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार शुरू कर दिया है। रूस चीनी मुद्रा में सामान खरीद रहा है, चीन जो है वो रूसी मुद्रा में सामान खरीद रहा है, भारत रूबल में खरीद रहा है, वो रुपए में ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रेड बैलेंस की दिक्कत है, रूस से हम रुपए हमारे जो है वो रूस ने ले तो लिए हमसे, हमने रुपए में सामान खरीद लिया, वो रुपए का सामान जो है अब हमसे कुछ है ही नहीं उसका मंगाने के लिए जो हमको दे दे, तो उनके बैके जो यहाँ पे अकाउंट खुले हुए रुपए वाले उसमें उनकी कंपनी में पैसा फंसा हुआ है। लेकिन लोगों ने डॉलर के विकल्प तलाशना शुरू कर दिए। तो ये जो डॉलर की दादागिरी थी कि दुनिया की कोई भी चीज अमेरिका खरीद ले, अपने बैंक में नोट छाप ले, और हमको अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो 85 रुपए देंगे तो हमको $1 मिलेगा, उससे हम चीज खरीदेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो समानांतर एक इकोनॉमी खड़ी हो रही है इन देशों की, वो धीरे धीरे खत्म कर देगी। किसको खत्म कर देगी? अमेरिका की ताकत को। और उसकी शुरुआत हो गई है। क्यों हो गई है? इसको ऐसे समझिए। अब आप समझते हैं कि किस तरह से अमेरिका का आर्थिक मामलों में डोमिनेंस कम हो रहा है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका का डोमिनेंस बना हुआ था, उसमें जीडीपी अमेरिका की 25 से 30 ट्रिलियन की, चाइना की 17 से 18 ट्रिलियन की, रूस की 2 से 3 ट्रिलियन की। केवल 2 से 3 ट्रिलियन वाला रूस अमेरिका को ठप तो नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर ग्रोथ रेट देखें तो अमेरिका की जो आर्थिक वृद्धि की दर है 2024 में वो 2.8% है, रूस की 3.9% है, चीन की 4.8% और भारत की 7% है, अमेरिका से 3 गुनी। माना कि एक 2 मीटर की रस्सी 2.8% के हिसाब से बढ़ रही है तो वो ज़्यादा बड़ी बढ़ेगी, और एक 2 इंची की रस्सी जो है वो अगर 7% से भी बढ़ रही है तो कम बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ये देश जो तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है इनके यहाँ डिमांड ज़्यादा है, और रूस की जो अपनी एक दोस्ती है वो ज़्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यानी अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उसकी वजह है ये जो पॉलिसीज हैं, क्लोज पॉलिसी, अपने दरवाजे बंद करने की अमेरिका की नीति, राष्ट्रवाद, अमेरिका फर्स्ट। इस राष्ट्रवाद की नीति के कारण ट्रंप बाबू की अमेरिका में सबसे बड़ी चिंता महंगाई की है, क्योंकि महंगाई का जो मॉडल हाल के सालों में अमेरिका ने अपनाया वो अमेरिका को डुबो रहा है। महंगाई कंट्रोल करने का मॉडल क्या है? ये है कि इन्होंने जो अपना फेडरल रिजर्व है, यानी उनका जो आरबीआई है, वहां पे ब्याज घटा बढ़ा के महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश की है। जो हमारे यहाँ पे वीडियो देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने वहां पर ब्याज बढ़ाया ताकि महंगाई नियंत्रण में आए, पैसे की उपलब्धता कम होगी, माल कम बिकेगा, ये तरीका अपनाया। लेकिन ये तरीका आंशिक रूप से सफल तरीका, ये हमने देख लिया। इससे महंगाई काबू होती ही नहीं है। अभी 100 साल शतायु होने के बाद मरे हैं रिचर्ड डिक्सन। उन्होंने अमेरिका में एक नीति लागू की थी, और वो नीति ये थी कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, रोजगार और महंगाई दोनों को लेकर एक शर्त लगा दी थी। शर्त किस पे लगाई? इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि महंगाई बढ़ती कैसे है। भारत में महंगाई या दुनिया में महंगाई हम और आप नहीं बढ़ाते, आम नागरिक नहीं बढ़ाता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बढ़ाता जो नौकरी करता है, नौकरी पेशा है। कौन बढ़ाता है? बढ़ाते हैं एम्प्लॉयर। महंगाई बढ़ाते हैं धन्ना सेठ और मालिक। बड़े बड़े बोर्ड रूम में, मीटिंग में तय हो रहा होता है कि चीज का दाम कितना करना है, कितना नहीं करना है, और उनके पीछे एक ही मकसद होता है, अधिक से अधिक मुनाफा। महंगाई और चीजों के दाम इससे तय कभी नहीं होते हैं कि चीजों की जरूरत क्या है, चीजों की अपनी औकात क्या है, उसमें कितना पैसा लगा है, बल्कि इससे तय होते हैं कि इस पैसे से अगर हम ये दाम लगा दें तो क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दाम तय किए जाते हैं, और अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्या हम कितना माल बेच पाएंगे, कितना मुनाफा। तो कहाँ दाम तय होते हैं?
बोर्ड रूम की मीटिंग में। निक्सन ने कहा कि दाम तो ये लोग बढ़ाते हैं, कर्मचारी तो बढ़ाता नहीं है। तो इनके लिए एक नियम है, सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने नियम लागू कर दिया कि भैया अब अगर आप दाम बढ़ाओगे तो कर्मचारी का वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना दाम नहीं बढ़ाने देंगे आपको, सरकार एक्शन ले लेगी। अब उन कंपनियों के सामने दुविधा यह है कि हम दाम बढ़ा के कमाई बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में हमको वेतन भी ज्यादा देना पड़ेगा। सरकार का इसके पीछे नियत यह थी कि बेटा तू अगर दाम बढ़ाएगा तो लोगों का वेतन बढ़ाएगा, जब वेतन बढ़ाएगा तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो चीजें महंगी होंगी तो आदमी की खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। भारत में अडानी जी अपने कोयले का दाम तो घुमा फिरा के इन्फ्लेटेड बिलिंग करके 3 जगह चक्कर लगा के अपनी कंपनियों में बढ़ा लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह तो 10-12 हज़ार ही देख रहा हूं मैं, 5-7 साल तो देखते होंगे कम से कम। तो उसके कारण क्या होता है, दिक्कत बढ़ती है, गरीब अमीर का भेद बढ़ता है। रिचर्ड निक्सन ने इस चीज को उस जमाने में वीक कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो आप अगर दाम जो लोग तय करते हैं उनकी गर्दन पकड़ोगे तो महंगाई घटेगी। आप ऐसे ब्याज कम ज्यादा करके क्या करते हो, जो आम आदमी समाज में रहने वाला है उसका गला घोटते हो। तो अमेरिका की जो डोमिनेंस है, महंगाई बढ़ती रहेगी, लोगों की पहुंच से बाहर चीजें जाती जाएंगी तो खत्म हो जाएगी। मैंने आपको 4 कारण बता दिए, 5वां कारण टेक्नोलॉजी का कारण। ये ट्रंप बाबू जो कहते हैं कि भारत के लोग जो अगर हमको ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उतनी ड्यूटी लगा देंगे, चीन ये एक्सपोर्ट करेगा उतनी ड्यूटी लगा देंगे। तो जब अगर ये इतनी ड्यूटी लगा रहे हैं तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए, चीन में अमेरिका के टेस्ला से कई गुना बेहतर और कई गुना सस्ती कार बन चुकी है, जो है BYD। अब अगर BYD अमेरिका जाती है तो ट्रंप बोलता है मैं इस पर 100% ड्यूटी लगाऊंगा, यानी $3,000 की कार है तो हमको पड़ेगी $6,000 की, अमेरिका वालों को। अब आप कहोगे तो अच्छा, इससे तो ट्रंप के अंदरूनी कारें बिकेंगी। ऐसा नहीं होगा। ट्रंप के पास जब BYD की कार नहीं बिकेगी तो उस BYD की कार की सप्लाई दुनिया के बाकी हिस्सों में होगी, कंपनी तो बाजार ढूंढेगी। और जब BYD की सप्लाई सस्ते दाम में दुनिया के बाकी देशों में होने लगेगी तो एलॉन मस्क की टेस्ला कोई खरीदेगा? तो जो दुनिया में एक्सपोर्ट करके अमेरिका की कंपनियां टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके दूसरे तरीकों से पैसा अमेरिका लाने वाली थी, जो एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिका की सुप्रीमेसी का, वो सुप्रीमेसी खत्म होगी। एक सुप्रीमेसी मैंने सॉफ्टवेयर वाली बताई कि आप सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले जो ब्रेन हैं उनको घुसने से रोक दोगे, वो दुनिया में निर्माण करेंगे, वो आपके खिलाफ जाएगा। चाइना जैसे देश जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और लेके आ रहे हैं, उसको आप अमेरिका में नहीं घुसने दोगे, वो आपको दुनिया भर में चुनौती देगा। अब आप कहोगे कि इनका सामान तो अमेरिका कहेगा तभी तो लोग खरीदेंगे ना। ब्रिक्स बन चुका है, चाइना की BYD कार को उसके दोस्त तो उसका स्वागत करेंगे ना, जिनके पास दुनिया की आधी आबादी है। तुम 3% आबादी कुल रख के क्या आंकड़ दिखा लोगे, लेकिन तुम्हारी 3% आबादी जो दुनिया भर में माल बेच रही है उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा माल बहुत महंगा होगा, उसका माल सस्ता है। अगर BYD को आप मौका देते हो और धीरे धीरे करके वो अमेरिका में बनाने लगता है तो दुनिया भर से फिर अमेरिका की तरफ कमाई आने लगेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि 80 से 90% 20 साल पहले सेंट्रल रिजर्व होता था, डॉलर होता था, जो अब जाके 50% रह गया है। और ये जो चीज है ये अपने आप में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली है। और तो और इजराइल के मामले पे अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है। 146 संयुक्त राष्ट्र के 195 मेंबर्स हैं, जिसमें से 146 मेंबर्स फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देते हैं, कहते हैं वहां 2 देश होना चाहिए। बाइडेन ने 100% उनको समर्थन दे दिया, और पहले भी ये काम ट्रंप बाबू करते रहे, उनकी बाकी सारी सरकारें करती रही।
तो आपने जो हौसला बढ़ाया, 50,000 लोग मारने की आपने लाइसेंस दे दिया उसको, भाई जो आपका नेतन्याहू है, इसके कारण पूरी दुनिया में जो आपकी ग्लोबल पॉलिसीज हैं उसमें भी आपके प्रति नफरत बढ़ी है। और बहुत सारे आपके अपने स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड जो अमेरिका के सहयोगी थे, यहां तक कि कई नाटो मेंबर ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि अमेरिका हम आपका साथ नहीं देंगे इजराइल के मामले पर। फ्रांस ने तो सीधे सीधे, याद कीजिए, लेबनान के मामले पर खुल के हाथ खड़े कर दिए थे। दूसरा, अमेरिका की जो दुनिया भर में आग लगानी, पंगे लेने वाली नीति है, उसके कारण भी बड़ी दुनिया में थू थू हो रही है और नुकसान हो रहा है। इसके कारण भी पूरी दुनिया के देश इसकी ताकत से डरते तो हैं, लेकिन मनी मन दुआ कर रहे हैं ये मर जाए तो अच्छा होगा, ये इलाके का बड़ा घटिया डॉन है। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाओ तो आर्थिक फ्रंट पे, सामरिक फ्रंट पे, इसके साथ साथ आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में हर जगह एक कमजोर सिचुएशन अपने लिए बनाते जा रहे हो। यानी आप अपने आप को एक ककून में कैद कर रहे हो। और अमेरिका का जो अहंकार है वो बार बार दिखाई देता है कि अमेरिका अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक ढालने को तैयार नहीं है। और ट्रंप के आने के बाद तो ये और भी संभावना खत्म होती जा रही है। इसके अलावा जो दुनिया भर में ट्रंप के आने के बाद जो सामरिक चीजें हो रही हैं वो भी धीरे धीरे करके अमेरिका को कमजोर करेंगे। जैसे यूक्रेन के अंदर आपने अगर जेलेंस्की को, एक तो पहले आपने युद्ध में झोंका जो गलत किया, अब अगर आप उसको छोड़ते हैं क्योंकि ये तो कह रहा है दबाव बनाऊंगा मैं, तो एक ऐसा मैसेज जाएगा कि इसका भरोसा नहीं है। वैसे तो पहले से ये मालूम। इसके अलावा आपकी जो नीतियां रूस के मामले में है, वो नीतियां भी आपको बिल्कुल आपकी औकात दिखा चुकी हैं। चीन के मामले में आप पंगे ले चुके हो। इजराइल फिलिस्तीन के मामले में आपने अपना हिंसक रुख सबके सामने रख दिया है। तो ये सारी चीजें, और इसके बाद अपने आप को वापस सबको उनके हाल पे छोड़ के वापस आ जाना, इसके कारण भी अमेरिका बुरी दिशा में पहुंचने वाला है। तो जब आपकी इकोनॉमी श्रंक हो रही है, महंगाई आप कम करने को ईमानदारी से तैयार नहीं हो, जैसा निक्सन ने किया था, आप टोटके कर रहे हो, आपने इतना ब्याज बढ़ाया, उसके बावजूद क्या हुआ? पूरी दुनिया में आपके माल की सप्लाई हुई, आपने उसका फायदा उठाया, आपकी कंपनियों ने अपना शेल ऑयल बेचा उसी यूरोप को, इतना पैसा बाहर से ले आए कमा के। जो बैंक जो है अपनी ब्याज बढ़ा के रोक रहा था, उससे ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया, बढ़ गई महंगाई। मैंने बताया था आपको ये। तो कुल मिला के धीरे 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 अमेरिका सिकुड़ रहा है। और ये सिकुड़न, कह सकते हैं आप फिलिस्तीन की बद्दुआ है, कह सकते हैं कि उन लोगों की बद्दुआ है अफगानिस्तान में जिन्होंने ये सब किया। और अब देखिए नई चीज और हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध खड़ा हो गया है। और इस बार अफगानों के साथ में रूस की मदद है, रूस का सहयोग है। वो अफगान जो तालिबान, जो कभी अमेरिका के कब्जे में था, जो अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को अमेरिका ने मिसाइल, हथियार सब कुछ दे दा के मजबूत किया था, और जो रूस के खिलाफ लड़ रहा था, उसी को लेके अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। उसी ने 9/11 किया तथाकथित रूप से, और उसी को इन्होंने फिर कुचल के अमेरिका पे कब्जा किया। वहां के सारे खनिज, वहां का यूरेनियम खोदा, निकाल लिया। उसके बाद उसको छोड़ के आ गए थे। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वहां के तालिबान पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अब इनके बीच में एक जमीन का विवाद है, वो एक अलग मसला हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान में ये जा चुके हैं। कोविड के टाइम में बहुत सारी चीजें डिटेल हैं, लेकिन कुल मिला के इतने भर से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ये नया साल दुनिया के लिए गुड न्यूज लेकर आने वाला है। क्योंकि ये अमेरिका अब हर जगह टांग नहीं अड़ाएगा, बल्कि ये अपनी बचाने में लगा रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी अगर खत्म होती है तो ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
चीन अमेरिका के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, रूस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारे पास 50% उपभोक्ता है। और सबसे बड़ी बात ये, रूस का रिकॉर्ड, चीन का रिकॉर्ड, भारत का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड और ब्राजील का रिकॉर्ड, ब्रिक्स के ये 5 प्रमुख देश जो हैं इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने दुनिया में कभी कहीं जाकर दखलंदाजी नहीं की है। तो विश्व शांति के लिए भी ये अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यानी दोस्तों से शेयर करें, लोगों को पढ़वाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।